आफ्टरनून सीमा जी। Recording in progress. थैंक यू जी, थैंक यू सो Thank you मच, so बहुत much. अच्छा लगा। इसका मेरी इसका मेरी voice दोबारा से रिकॉर्ड दोबारा हो से गुड मॉर्निंग दीदी। रही। गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून है, बट कोई नहीं क्योंकि आदत बनी हुई है ना हमारी, इसीलिए और कॉन्शियसली आज यही तो देखेंगे। आज जो बुक है वो इसी के ऊपर है कि हमारे दिमाग में जो बैठ जाता है ना वो अपने आप बैठ जाता है और अपने आप वही चलता रहता है। तो कैसे सही जगह पे सही चीज करें उसके लिए सीखेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सीमा जी, अनुराधा जी। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को देखा, वेलकम। दीदी वैसे तो आज ही मैजिक हो गया। मैं 3:30 बजे हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ। आज मैंने कहा था कि मुझे जल्दी पहुंचा देना ताकि मैं जल्दी पहुंच के मेरे को आज की क्लास अटेंड करनी है, दीदी से बात करनी है, मिलना है। सच में मैं भी बहुत एक्साइटेड। तो आज आज ऐसा हो गया मैं 3-5 पे ही घर पहुंच गई। मतलब तो सबसे हाँ, बहुत पहले दिनों बाद आपको मिलकर तो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई। तो अपनी हाँ शेयरिंग सबके साथ कीजिए कि पूरी फैमिली आपको और भी ब्लेसिंग दे। हाँ, बिल्कुल दीदी। मैंने जब मैजिक बुक स्टार्ट की थी दीदी के साथ, जब पीछे कराई थी दीदी ने, तो मैंने जब ड्रीम्स लिखवाए थे तो मैंने लिखा था कि मेरी भी कहीं अच्छे से स्कूल में जॉब लग जाए, मतलब कि और लिखा था पूरा, जैसे दीदी बता रही कि स्टाफ अच्छा हो। इवन के मैंने वहाँ के जो स्वीपर्स हैं उनके बारे में भी लिखा था कि वो भी सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा मतलब हुआ है। और सच में वैसा वैसा ही हुआ है। वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर, स्कूल में जॉब लग गई, सभी वो करते हैं। और वहाँ के जो स्वीपर्स भी हैं, जो मतलब दीदियाँ वहाँ काम करती हैं, वो भी बहुत कहते हैं हमें, सीमा मैम आई है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो वाला ड्रीम मेरा पूरा हो गया है और बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब थैंक यू सो मच। और अभी आज के आज ही मेरी डॉटर का भी मतलब कि फोन आया कनाडा से कि वो वहां पर जो है अमेजोन प्राइम में जो है वहां पर सिलेक्ट हो गई है। तो पूरे कनाडा में जो है एक उसको जो है वो सिलेक्ट हुई है वहां पर। तो कह रही थी कि मेरे को वहां पे डॉलर्स भी मिलेंगे और मैं और भी ज्यादा फेमस होंगी। तो आज ही दीदी, आज ही उसका मतलब देखो, अभी आपने क्लास लेनी है और आज ही मैजिक हो गया उसका। मेरे वाह, पास 1 बजे फोन आया था स्कूल में वाह। ही, उसने बताया था मम्मी मैजिक हो गया। मैंने कहा क्या? तो तो फिर आज तो उसके डबल डबल खुशखबरी हो गई ना, तो पार्टी बनती है हम सबकी। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी बनती है। थैंक यू सो मच। सारे अपने पूरे परिवार को देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू सो मच। आज बहुत टाइम बाद हर्षला जी भी आई हैं, अनुराधा जी भी, बहुत सारे लोग काफी दिन बाद आए। तो थैंक यू सो मच सीमा जी। आप तो बिल्कुल ही हो गए थे, काफी दिन से क्लास में नहीं आ रहे थे, आज दोनों सीमा आ गई। दोनों को मैं बहुत याद कर रही थी बहुत दिनों से। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। दीदी, आप भी याद, दीदी याद तो हम सच बता रही हूँ कि हमेशा करती हूँ। और जब नियमित लिखती हूँ तो उसमें नाम लिखती हूँ आपका कि सब आप ही हो जो हमें यहाँ तक लाए हो दीदी। जी, थैंक थैंक यू सो मच। ये आपकी मेहनत है और आप लोगों का प्यार है जो हम लोग यहाँ पे इस तरह से मिलते हैं, जुड़ते हैं। वरना सोचिए कि कौन किसको याद करता है, और हम सभी एक दूसरे को याद करते हैं, तो ये क्या है, नहीं दीदी, कहते हैं ना। ये तो जीवन नहीं मैम, भर हम लोग आपको तो आपको हमेशा याद करते हैं मैम। आपका तो जीवन भर हम लोग मतलब के रखेंगे यार, क्योंकि आप ही के चलते हम लोग आगे बढ़े हैं। और दीदी आप आपने ही के टाइम चलते टाइम टाइम इतना अच्छा रखा ना क्या? कि 4:30 बजे मेरे ट्यूशन के बच्चे आते हैं। तो हम्म। मतलब मैं सोच रही टाइम भी कितना अच्छा रखा दीदी ने, 3:30 से 4:30, मतलब कि उस टाइम तो मैं घर पहुंच जाऊँ तो फ्री हूँ मैं उस टाइम, मतलब। जाइए। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो आज की ये जो बुक है, ये त्रिलोकी जी ने मुझसे कई बार बोला था कि दीदी ये वाली बुक करवाइए। तो फाइनली अभी सारे फेस्टिवल्स हो गए हैं, बिल्कुल हम सब फ्री हो गए। इसलिए मैंने सोचा बीच में करवाऊंगी तो फिर गैप लेना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ी कंटिन्यूटी पसंद है, तो इसलिए अभी सब कोई फ्री हो गए, मैं भी हो गई, तो अब हम इस बुक को रीड कर रहे हैं। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप जी, वेलकम है आपका। वेलकम है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू। और थैंक क्या यू। हाल चाल और मैम क्या आपका? हाल चाल मैम आपका? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। आप लोगों को बड़े देख के आप दिनों लोगों को बाद। देख के बड़े दिनों बाद मैंने भी आपकी मैंने बुक भी बड़े आपको दिनों बड़े बाद देखा दिनों और बाद बहुत देखा अच्छा और लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सो मच। थैंक यू जी। वेलकम चली जी। वेलकम चली जी। सचिन, मेरी वॉइस गुड बार बार आफ्टरनून दोबारा मैम। क्यों आ रही है? सचिन, मेरी वॉइस बार बार दोबारा क्यों आ रही है? गुड आफ्टरनून गुड निशा मैम। आफ्टरनून निशा मैम। गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। सभी का बहुत ज्यादा सभी का बहुत अच्छा लगा कि सबने कैमरे ऑन कर लिए बिना बोले। तो थैंक यू सो मच।
इससे बिल्कुल पता चलता है कि आप क्या वरना बोल बोल के खुलवाना पड़ता था। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज सभी देखे बहुत एक्साइटेड है, तो बहुत अच्छा। और आप लोगों से बस मैं यही कहूंगी कि जो ये बुक है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, जीवन का सार है। पता नहीं अब हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई चैलेंज से जूझ रहा है। मे भी किसी को पैसों का चैलेंज है, हो सकता है किसी को रिश्ते का हो सकता है किसी को अपने करियर का हो, या कोई ना कोई जीवन में समस्या हर एक के साथ रहती ही है। और इस बुक को शायद आपके सवालों का जवाब मिल जाए, क्योंकि इस बुक के अंदर A to Z जीवन की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें बताई गई हैं। और जो सॉल्यूशन है वो हम बाहर ढूंढते हैं, जो कि बाहर है नहीं, सब कुछ अंदर है। तो इस बुक से हम सीखेंगे कि जो हमारे अंदर जो खजाने हैं, जो सारी समस्याओं की जो जड़ है और जो सॉल्यूशन है, वो सारा हमारे अंदर कैसे है, वो हम खुद ही ढूंढेंगे और खुद ही ढूंढ के उस समस्या का हल निकालेंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आप सीखेंगे, और जो भी आज आपके लाइफ में जो भी आज का जो चैलेंज है कि जिससे आप चाहते हो कि किसी तरह से बाहर आ जाओ, तो यही उम्मीद करती हूँ कि आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। जोसेफ मर्फी जी का बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने ऐसी बुक लिखी और जिसे पढ़ के हम अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। और सुप्रीम पावर का बहुत बहुत थैंक यू एडवांस में, कि जो भी मेरे द्वारा जो भी मैंने नॉलेज या विजडम जो कुछ भी मुझे आता है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को दे पाऊँ। और जिस उम्मीद से, जिस प्यार से आप लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया है, आप उस चीज को अच्छे से ले पाए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी बुक को। तो आप सभी लोग एक्साइटेड है? किसी ने पहली बार कर रहे हो, या पहले भी आप लोगों ने इस बुक को पढ़ा है? कोई है जिसने पहले भी इस बुक को पढ़ा हो? किसी ने नहीं पढ़ा है? चलिए, तो फिर एक नया एक्सपीरियंस होगा। मोनिका जी ने पढ़ा है। चलिए, थैंक यू सो मच रूबी जी। तो चलिए, सभी एक्साइटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों यस मैम। को? चलिए चलिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सचिन रीड करोगे? यस मैम। लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है, और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी न्यू शॉर्ट सिद्धांतों का भी काफी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू शॉर्ट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांतों की मान्यता थी कि हर प्रकार की बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। मर्फी से उनकी जीवनी या जीवन परिचय लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें द अमेजिंग लॉस ऑफ कॉस्मिक माइंड, सीक्रेट्स ऑफ द आई चिंग, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनामिक्स, योर योर इनफाइनाइट पावर टू बी रिच और द कॉस्मिक पावर विद इन यू शामिल है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। यहाँ पर देखिए, ये जो बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो यहाँ पे ये जो लेखक हैं, इनका नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। लेकिन जब वो बड़े हुए तो कुछ टाइम के बाद वो अमेरिका में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में पीएचडी की। वो सबसे पहले जो ये चर्च होते हैं इसमें काम करते थे वो, लेकिन
कुछ लोग उनको धर्म से जोड़ने लगे तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी स्टडी पे फोकस किया, फिर उन्होंने दवाइयों की दुकान पे जॉब की। धीरे धीरे उन्होंने ये चीजें सीखी और अपनी दवाई की खुद की दुकान बना ली, फिर उन्होंने फैक्ट्री खोल ली और ये सारी चीजें की। धीरे धीरे उनका ये जो समझ थी या सोच थी कि वो अलग अलग धर्मों में, जैसे वो ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन उनका मानना था कि क्यों ना सारे धर्मों के बारे में जाना जाए। तो वो धर्मों के बारे में शोध कर रहे थे कि जितने भी दुनिया में धर्म है उनमें क्या है, कैसे प्रार्थना की जाती है, कैसे कोई प्रार्थना करता है तो जो भगवान है या गॉड है, जीसस अल्लाह की जो सुप्रीम पावर है, कैसे उन करते हैं, कैसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, उन्होंने ये समझने की कोशिश की। इस चीज को जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे देशों में ट्रेवल किया, वो भारत में भी रहे। भारत आके उन्होंने बहुत सारे धर्मों के पीछे अध्ययन किया। सबसे अच्छी बात कि भारत हमारा जो देश है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारा जन्म यहाँ पे हुआ, क्योंकि भारत देश शांति के लिए जाना जाता है। मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ चीजें सुनी, समझी, पढ़ी, वहां से पता चला कि जिसको भी अगर शांति पानी है तो विदेशों से लोग भारत आते हैं शांति लेने के लिए। तो सोचिए हम कितने ब्लेस्ड हैं कि वो शांति हमें गॉड गिफ्टेड मिली है। तो विदेशों में जो इतने महान लेखक हुए हैं वो भी भारत में रिसर्च करने के लिए आए थे। जोसेफ मर्फी भी आए थे कि यहाँ पे आए, उन्होंने इतने सारे धर्मों का अध्ययन किया, यहाँ पे पता लगाया, उनकी स्टडी चली, बहुत सारे उन्होंने शोध किए, बहुत साल वो भारत में रहे। उसके बाद उन्होंने जितने भी धर्म थे उन धर्मों का अध्ययन करने के बाद उनको ये विश्वास हुआ, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये सृष्टि है इसमें एक कोई विराट शक्ति है। अब वो नाम हमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से दे दिए हैं, कोई इसे भगवान कह देता है, कोई इसे जीसस कह देता है, कोई अल्लाह कह देता है, लेकिन है एक शक्ति जो इस विराट सृष्टि को चला रही है। तो उन्होंने ये जो शोध किया था, आपने जो भी उन्होंने रिसर्च की थी, इसको करने के बाद वापस वो अमेरिका गए। वहां पे उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी एक चर्च से, और उन्होंने खुद का ही चर्च खोला और वहां पे ये ज्ञान दिया, धर्म से लेके नहीं। उन्होंने ये नहीं बोला कि इस धर्म को मानो, उन्होंने ये बोला कि एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और उस शक्ति का अंश हमारे अंदर है। तो अगर हम उस अंदर वाले अंश को जागृत कर लें तो हम उस ब्रह्मांड की एनर्जी से, उस शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ अंदर है। उस शक्ति को जगा के अंदर से हमें बाहर लेके आना है। और ये चीज उन्होंने इस छोटे से चर्च से शुरुआत की। शुरू में 10-5 लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे जगह इतनी छोटी पड़ने लगी, इतने लोग आने लगे कि वो चर्च छोटा पड़ने लगा। और उन्होंने और बड़े बड़े जो इस तरह के होटल्स होते थे वो किए, वहां पर लोगों 1500 लोगों तक की भीड़ होने लगी। और धीरे धीरे लोग उन्हें टॉक देने के लिए बुलाने लगे, उनकी सेमिनार्स होने लगे, और वो देश विदेश में जाके सारी जितनी भी उनकी रिसर्च थी वो सारी चीजें वो सबको बताने लगे। और उनका कहना है कि अब हम, कई लोग कहते हैं ना कि जीवन में कि कई लोग बहुत दुखी हैं पर कई लोग बहुत सुखी हैं, कई लोग बिल्कुल पैसे नहीं है, कई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास बहुत बड़े बड़े महल हैं तो किसी के सिर पे छत भी नहीं है। ऐसा क्यों है? तो वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जिसके पास नहीं है तो उसमें उसकी क्या गलती है, और जिसके पास है तो उसने शक्ति को कैसे जगाया है। तो यही वो हमारे मन की शक्ति है जो उन्होंने नाम दिया है न्यू थॉट सिद्धांत, जो उनका लॉ है, सिद्धांत है। 19वीं सदी में जब ये सिद्धांत, ये उनका जो सोच है बहुत पॉपुलर हुई, और उनका जो ये न्यू थॉट की जो मुहिम थी, उनका मानना था कि जो ईश्वर है यानी एक सुप्रीम पावर है, वही सर्वोच्च, सर्वव्यापी, अजर अमर है। जो कि हम आत्मा के बारे में भी कहते हैं कि आत्मा क्या है, सर्वोच्च है, अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। क्योंकि आज ये बॉडी मेरी है तो हम आज इसको बॉडी के नाम से जानते हैं। मैंने नाम दे दिया कि मैं एक लेडी हूँ, मेरा नाम निशा है, मैं उस कॉलेज से पढ़ती थी, या मैं ये वो जो भी है, लेकिन जैसे ही ये बॉडी छूटेगी तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाए। वो क्या है? आत्मा है। तो इसीलिए ये हम सबको पता है। और उनका कहना था कि वही जो परमात्मा है, ये आत्मा क्या होगी, जाके परमात्मा में मिलेगी। तो इस सीधी सी बात है ना कि हम वो सुप्रीम पावर से निकले। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, एक ये हाथ है, ये परमात्मा है,
और इसके अंदर जो फिंगर्स है ये हम आत्माएं हैं, लेकिन वापस कनेक्ट यहाँ से निकले और वापस यहीं आ गए। तो सेम हमारे साथ भी है कि उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, और जब ये निकलेगा अंश तो वापस उस परमात्मा में चला जाएगा। तो उनका भी यही मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर वो दैवीय अंश, यानी उस दैवीय शक्ति का अंश हर व्यक्ति के अंदर है, और इसीलिए हर व्यक्ति स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर दया है। अब ये बात अलग है कि हम उस दया को बाहर लाते हैं या अंदर ही दबा देते हैं। ये आप सभी लोग एग्री करेंगे कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, और कोई व्यक्ति है जो बहुत बुरी तरह से दूसरे व्यक्ति को पीट रहा है, तो क्या उस पीटते हुए व्यक्ति को देख के सबके मन में दया नहीं आती? ये बात अलग है कि फिर हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाता है और हम सोचते हैं कौन बीच में पड़ेगा, कहीं दो चार चाटे मुझे ना बीच में लग जाए, ये सोच के हम साइड हो लेते हैं। लेकिन एक बार तो मन में दया आती है ना। तो वो क्यों आती है? क्योंकि वो दैवीय अंश हमारे अंदर है। कहीं किसी का कुछ तकलीफ में हम देखते हैं तो हमारे अंदर दया आती है। वो दया, वो कंपैशन ही परमात्मा का अंश है। लेकिन कई बार हम उस अंश को दबा देते हैं, क्योंकि हमारा वो नेचुरल संस्कार है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं क्योंकि हम दिमाग की वजह से, तो हमें लगता है कि अगर हम उस लफड़े में पड़ेंगे तो कहीं हम ही ना फंस जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे उनका कहना है कि हम सभी के अंदर वो दया, वो करुणा, वो ममता सबके अंदर है। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, वो हमारे ऊपर है कि हमने उसको कितना डेवलप किया है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि यही वो आध्यात्मिक सिद्धांत है कि एक दूसरे से बिना शर्त के प्रेम करना, जो कि आप सब, जो हम इस फैमिली में है, वो सब एक दूसरे से बिना शर्त के प्रेम करते हैं, है ना। यहाँ किसी को कोई ऐसा नहीं था कि आज मिलेगा तो मैं कुछ ऐसा कुछ देने वाली हूँ या आप लोग मुझे कुछ ऐसा देने वाले हो। क्या है? ये बिना शर्त का प्रेम है कि बस हम एक दूसरे को जब क्लासेस नहीं होती है तो भी याद करते हैं, और क्लासेस होती है तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। एक जुड़ाव है। ये कौन सा जुड़ाव है? शायद हम में से इतने सारे लोग हैं, हमने कभी एक दूसरे को देखा नहीं होगा, सिर्फ हम जूम मीटिंग पे एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी कितने ज्यादा अटैच है। ये क्या है? यही है अनकंडीशनल लव, बेशर्त का प्रेम, जो कोई शर्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता, एक बॉन्डिंग बन गई है। तो यहाँ पर यही है वो। तो यहाँ ये बात सोच के खुश हो जाइए कि जो ये बुक है ये बहुत अच्छे से हमारे अंदर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हम सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और बिना शर्त का प्रेम करते हैं। यहाँ किसी को कोई लालच या नहीं है, सब एक दूसरे से बहुत हैप्पी रहते हैं। किसी की खुश, कोई अपनी शेयरिंग करता है तो बाकी सब खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं। तो यही न्यू थॉट सिद्धांत, एक नया थॉट, एक नया विचार, यही है जोसेफ मर्फी की मान्यता कि इस थॉट, एक न्यू थॉट सिद्धांत से, यानी इस नियम से आप हर तरह की बीमारी ठीक कर सकते हैं जो भी हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है, और सही सोच से उसका उपचार संभव है। यानी बीमारी मीन्स जीवन में अगर पैसे नहीं है तो गरीबी भी एक बीमारी है, शरीर में हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो भी एक बीमारी है, रिश्ते अच्छे नहीं है तो वो रिश्तों की बीमारी है। तो सभी बीमारियों का एक इलाज है सही सोच, और वो सही सोच क्या है? हमारे अंदर है। और हम सही सोच लेके आएंगे तो सारी बीमारियों का इलाज हमारे अंदर ही है, सही सोच लाने से। आगे कहते हैं, मर्फी की जीवनी के बारे में बताया गया है कि उनसे कई बार कहा गया, काफी लोग कहते थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट भी किया, अनुरोध भी किया कि आप जो ये चीजें बताते हो सेमिनार्स में, इसकी ऑडियोज या इस तरह की बताइए ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो। तो मर्फी जी ने कहा कि उनको अगर जानना है या उनके सिद्धांतों को सीखना है या उनके जीवन के बारे में जानना है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी किताबों में अपने जीवन की सारी चीजें लिखी हैं। उन्होंने 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जहां पर कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, लेकिन उन 30 किताबों में सबसे ज्यादा जो उनकी बेस्ट है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां सेल हो चुकी है। ये मैंने साल भर पहले सुना था। सोचिए तो कितनी, मतलब इस बुक के अंदर उन्होंने हर चीज का निचोड़ बताया है कि जीवन में अगर आपको कोई बीमारी है तो भी आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है तो आप इससे ठीक कर सकते हैं। अगर जीवन में सपनों को पूरा करना है तो भी आप इस किताब के इस सिद्धांतों से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको खुद का रिश्ता खुद से जानना है कि आप खुद से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपको खुद को ही जानना अच्छा नहीं लगता, आप खुद की वैल्यू नहीं कर पाते हैं, आप खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप इससे वो सारी चीजें पा सकते हैं। यानी जीवन में कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो इस किताब को पढ़ने से आपकी पूरी ना हो सके। तो ये जो किताब है ये बहुत ही उनकी पॉपुलर बुक है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। तो ये था एक ब्रीफ जो जोसेफ मर्फी के बारे में जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा सुना था वो मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब आगे
शुरू करते हैं कि इस बुक को पढ़ने से, ये सारे इसके चैप्टर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल डिटेल में इन सारी चीजों को जानेंगे। आई थिंक 20-21 यहाँ चैप्टर हैं। तो अब सबसे पहले हम इस बुक के बारे में समझेंगे कि ये बुक हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, है ना। कोई भी हम काम करते हैं तो होता है ना दिमाग में कि मैं ये काम क्यों करूं। अगर हम बच्चों को भी कुछ कहते हैं कि ये काम कर दो बेटा, तो पूछते हैं ना, मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। तो शायद कई लोगों के मन में सवाल हो कि हम ये बुक क्यों पढ़ें या हमें क्या मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या मिलेगा इस बुक को पढ़ने से। तो यहाँ से आपके मन में उठ रहे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। अगर कोई प्रश्न इस बुक के अंदर से अगर आपको मिलता है तो उस प्रश्न का जवाब भी आपको इस बुक में ही मिलेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि इस किताब से आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे, कैसे ये किताब आपके जीवन में चमत्कार करेगी। तो यहाँ पे बताया है कि मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। ये जोसेफ मर्फी का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे जगहों पे ट्रेवल किया था, वो देश विदेश घूमे थे, साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ काम करती थी। इसी काम को वो बाकी सारी चीजों को संभालती थी, उनके जो ट्रेवल की टिकटें होती थी, जिस होटल में वो सेमिनार करते थे, उनका आना जाना, उनका शेड्यूल, वो सारी चीजें उनकी पत्नी संभालती थी। और वो दुनिया भर में दोनों साथ ट्रेवल करते थे। तो कहना है कि दुनिया भर के लोगों को जीवन में जो चमत्कार हुए हैं वो उन्होंने देखे हैं। उनका कहना है कि ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये आपके जीवन में तब होंगे जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर देंगे। तो वो अवचेतन मन की शक्ति क्या है उसको हम बुक में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में भी जादू शुरू हो जाएगा। तो ये पुस्तक ये सिखाने के लिए उन्होंने लिखी है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। यानी जीवन में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, वो सब कुछ आप इस शक्ति से कर सकते हैं। वो सारी पावर हमें भगवान ने दी है क्योंकि हम उन्हीं का अंश है। ये सबको पता है ना कि हमारे पेरेंट्स की जो जायदाद है वो सारी ऑलरेडी, हम बच्चों को भी कहते हैं अरे मेरा क्या है, मेरे मरने के बाद सब तुम्हारा ही है। तो बच्चों को पता होता है ऑलरेडी कि जो पेरेंट्स का वो हमारा है। तो इसी तरह से हम सभी के पेरेंट्स यानी वो सुप्रीम पावर है, तो उनका सब कुछ हमारा ही तो है। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपनी शक्तियों का एहसास करेंगे। तो यहाँ पे उनका कहना है कि आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। हम कहते हैं ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, यानी हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है ये लाइनें, कई लोग इसको रटते रहते हैं लेकिन खुद पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये जो जो चीजें बोली जाती है ना, हर चीज के पीछे साइंस है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि कैसे हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, ये सारा डिटेल में हम समझेंगे। आगे उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अवचेतन मन में कुछ ऐसी सोच चलती है जो बिल्कुल इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे यहाँ पे आज कंचन जी ने बोला गुड मॉर्निंग, तो यहाँ हंसने की बात नहीं है, उनके मुंह से अनायास ही निकल गया। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग की क्लासेस में आती थी, आदत बनी हुई है। और मैंने भी अनायास ही, उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, मैंने भी बोल दिया गुड मॉर्निंग। उसके बाद जब मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ तो मैंने कहा नहीं अभी तो गुड आफ्टरनून है। ये क्या हुआ? यही है अवचेतन मन। दिमाग में गुड मॉर्निंग घुसा हुआ है तो वो गुड मॉर्निंग अपने आप निकलेगा, लेकिन गुड आफ्टरनून बोलना है तो वो सोच के बोलना होगा। तो यानी काम कैसे हो रहा है? अनकॉन्शियसली। तो अगर जीवन में एक पैटर्न बन जाता है और यही पैटर्न अगर पैसों को लेके बैठ गया है कि मेरे जीवन में पैसों की कमी है, या मेरे जीवन में मुझसे कोई भी खुश नहीं रहता है, या रिश्ते संभालने मुझे नहीं आते, या पैसे संभालने मुझे नहीं आते, या मैं कोई भी काम करता हूँ या करती हूँ तो खराब हो जाता है, अगर ये सोच सबकॉन्शियस में बैठ गई है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी सोच समझ के करेंगे लेकिन काम वैसे ही होगा जैसे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही इस बुक में हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थान
तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है, जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है, जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है, जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है, जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है, जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है, जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पर देखिए, अब जो ऑथर है वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने सवाल पूछे, तो देखिए क्या आप जवाब जानते हैं या फिर जवाब नहीं जानते, तो क्या ये सवाल आपके हैं। उनका कहना है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी क्यों होता है और जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत खुश है। या आसपास हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कई लोग हमेशा दुख में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई लोग बहुत सुखी और समृद्धि का जीवन जीते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं कि बहुत गरीब और दुखी जीवन जीते हैं। कई लोग बहुत डर के मारे जीते हैं, तनावग्रस्त यानी चिंता में रहते हैं, और कई लोग बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, आशावान होते हैं, होपफुल होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? कई व्यक्तियों के पास रहने के लिए बहुत बड़ा घर होता है, बंगलो होता है, महल होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई लोग झोपड़पट्टी में क्यों रहते हैं? ये आम डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे हम इसे कुछ भी बोलें। ये हमें रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे लोगों का देखने को मिलता है, और कई बार हमारे सवाल भी मन में आता है, ऐसा क्यों है? तो क्या आपके मन में भी सवाल आता है कि एक व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता? शायद कई बार तो ऐसा भी होता है कि दो लोगों को सेम एजुकेशन, सेम परवरिश, सेम चीजें, सारी चीजें मिलने के बावजूद भी एक व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है और दूसरा उतना सफल नहीं हो पाता। सब कुछ तो सेम मिला था, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आगे वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो एक वक्ता होता है, एक स्पीकर होता है, असाधारण रूप से यानी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, और वहीं दूसरा स्पीकर जो औसत है, लेकिन वो औसत ही रह जाता है और ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं होता। आगे वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने काम और पेशे में, अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा, इतना वो जीनियस हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। आगे वो पूछते हैं कि एक व्यक्ति हम ऐसा है कि जिसको एक असाध्य बीमारी, यानी वो बीमारी न ठीक हो सकने वाली ऐसी कोई बीमारी है, और वो उस बीमारी से भी ठीक हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उस बीमारी ठीक नहीं हो पाता, जीवन भर बीमार रहता है। इसी तरह से आगे वो पूछते हैं कि इतने सारे अच्छे और दयालु लोग धार्मिक और इतने ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? जो अक्सर बहुत सारी यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी देखी, पहले मुझे भी लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे हंसी आती है कि कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हमेशा क्यों होता है। कि पहले मुझे भी लगता था, क्योंकि अनकॉन्शियसली हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हमें शीशा शायद हम देखते नहीं, सभी अच्छे हैं और सभी बुरे हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई है और सब में कुछ ना कुछ बुराई है। लेकिन हमें सिर्फ अपनी अच्छाइयां दिखती है, हमारी कमियां खुद को नहीं दिखती, हमें दूसरों की कमियां दिखती है, क्योंकि हम बाहर की आंखों से देखते हैं, अंदर की आंखों से कभी देखते ही नहीं। तो यहाँ पे यही उनका भी कहना है कि अक्सर हम ये बात बोल देते हैं कि पता नहीं इतने जो अच्छे लोग हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, धर्म दान करते हैं, वो इतने दुखी क्यों हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अधर्मी हैं, कोई धर्म नहीं करते, वो फिर भी इतने समृद्ध हैं, इतने स्वस्थ हैं, इतने सफल हैं, ऐसा क्यों होता है? तो शायद ये सवाल आप लोगों ने भी सुना होगा या आपके मन में भी आया होगा। इसी तरह से एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है जिसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, चैलेंजेस है। तो आगे ऑथर कहते हैं कि क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में ये सारे सवालों के जवाब हैं, और या फिर अगर आपके जवाब नहीं है तो क्या आपके इन सवालों में से आपका कोई सवाल है?
कि आप भी यही सोचते हो और जवाब ढूंढ रहे हो पर जवाब नहीं मिला, और आप ये सोचते हो कि क्या अब मुझे कभी इसका जवाब मिलेगा? तो ऑथर का कहना है कि हाँ, इसका जवाब निश्चित रूप से मिल सकता है, और इसी जवाब को ढूंढने के लिए ये बुक लिखी गई। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या है इन सवालों के जवाब। यह पुस्तक क्यों लिखी गई? इसी तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिल सकती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचने का मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। यहाँ देखिए, अब ऑथर बता रहे हैं कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई, यानी वो किताब ये जो हम पढ़ रहे हैं उन्होंने क्यों लिखी है। उनका कहना है कि इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब बताने की उनकी गहरी इच्छा है, क्योंकि उन्होंने लोगों को देखा, आसपास सभी लोगों के यही सवाल होते थे। कई लोग इन सवालों में उलझ के रह जाते थे और जीवन पूरा हो जाता था। लेकिन ऑथर ने जब इतनी सारी रिसर्च की, उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई अध्ययन किए, तब उनके पास इन सवालों के जवाब थे और उन्होंने वो एक प्रेरणा मिली। देखिए यहाँ लिखा गया है, पुस्तक लिखने की प्रेरणा। हमेशा पुस्तकें या कोई भी अच्छा काम किसी प्रेरणा से होता है, और वो प्रेरणा क्या है, वो कहाँ से आती है? वो आपके अंदर से आती है, या परमात्मा आपको किसी से कह के दिलवाते हो। अब जैसे ये किताब पढ़ने की प्रेरणा है, मैं कंफ्यूज है कि मुझे किताब पढ़वानी है। हम एक, क्योंकि इस तरह से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज एक हैबिट हो जाती है और रोज कुछ नया सीखते हैं, और इस तरह से मिस भी नहीं होता। लेकिन अगर आप अकेले कोई चीज पढ़ते हो तो कभी ना कभी मिस हो जाता, लगता है कि कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन क्लास में एक मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मुझे रोज करवाना है, आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि रोज करें वरना छूट जाएगा। तो एक चीज कंसिस्टेंसी में आ जाती है। तो ये त्रिलोकी जी ने बोला कि दीदी ये बुक करवाइए, तो ये क्या हुआ, उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि अच्छा, मतलब चलो यही करवाते हैं। और वाकई में इसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो भी चीजें जीवन में होती है, किसी न किसी की प्रेरणा से होती है। तो यहाँ पर ऑथर को भी ये प्रेरणा मिली। इतने सारे लोगों के ये सवाल थे और उनके पास वो जवाब था। अब पर्सनली 1 to 1 किसी को बताना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने सोचा कि ना किताब लिख दी जाए, और जिसके सबब वो अपने आप इस किताब को पढ़ के अपने जवाब ढूंढ लेगा। उनका कहना है ऑथर का कि उन्होंने अपने मस्तिष्क के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और उन सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जीवन को क्रिएट करता है, और अनजाने में ही कितनी सारी चीजें हो जाती हैं पर हमें पता नहीं चलता। तो उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा का यूज किया है इस किताब में। उनका कहना है, वो मानते हैं कि जीवन और मस्तिष्क के जो मूलभूत नियम, वो रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह से संभव है। एक आम इंसान के लिए दिमाग को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने बिल्कुल सरल भाषा का यूज किया है कि हमारे जीवन का और हमारे मस्तिष्क का क्या नियम है, जिसकी वजह से हमारा जीवन बनता या बिगड़ता है। उनका कहना है कि इस किताब में वो भाषा, हम वही भाषा पाएंगे जो मैगजीन्स में, ऑफिस में या घरों में आती हैं। यानी बिल्कुल इजी लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया है, ताकि एक आम इंसान या कम पढ़ा लिखा इंसान जिसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, वो भी इसको आसानी से समझ सके। आगे वो कहते हैं कि मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। यानी वो कहते हैं इस किताब को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो टेक्निक बताई गई है उसको अमल में लाना है, उसको, यानी के पेड़ नहीं भरने वाला।
उसको खाना अंदर भी लेके जाना है। सिर्फ आंखों से खाते हैं वो तो दिमाग को अंदर इसीलिए इस क्लास में कोई ये सवाल ना करे कि मेरा बाहर खराब चल रहा है। बाहर कुछ भी खराब चल रहा है ना, चाहे रिश्तों में, चाहे पैसों में, चाहे सेहत में, चाहे सपनों में, तो कहीं कुछ नहीं करना है, सारा काम अंदर करना है। क्या करना है वो आगे हम सीखेंगे। आगे ऑथर कहते हैं कि जो आपके अवचेतन मन की ये चमत्कारी शक्ति है, ये आपको हर बीमारी से ठीक कर सकती है। अगर किसी को हेल्थ का कोई इश्यू है तो इससे आपका वो भी ठीक हो जाएगा और दोबारा स्वस्थ और उत्साह वाला जीवन आप जी सकते हैं, जैसे हम बचपन में जीते थे, पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे हैप्पीनेस के साथ। उस टाइम हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। इवन देखा है बच्चे बुखार में भी होते हैं और मम्मी कहती है सो जाओ, लेकिन वो उनका दिमाग खेल में होता है, वो फुल एनर्जी होती है। जब बिल्कुल ही लास्ट हो जाए तब बच्चे लेटते हैं। और हमारा क्या होता है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि पहले ही आधा तो ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, आज मत बोलो आज सिर में दर्द है, और जानबूझ के और बीमार बीमार करके और ज्यादा हो जाते हैं। तब वो नहीं करना, पहले वाला जीवन जीना है जैसा बचपन में था, तो वो दोबारा से हमें मिल सकता है। आगे ऑथर कहते हैं कि जब आप अपनी आंतरिक आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, यानी जो अंदर आपके शक्तियां हैं उसका यूज करना हम सीख जाएंगे, तो जो हमारे डर हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे डर हमने पाले हुए हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, कुछ भी चीजें, बहुत सारे डर होते हैं। तो वो हम अपने डे टू डे लाइफ में डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और डर कुछ नहीं होता, एक विचार होता है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जीवन में कोई ना कोई काम किया होगा आपने, मे भी डर लग रहा हो, कोई पेपर देना था, डर लग रहा था, लेकिन पेपर देने के बाद लगा अरे यही था बस, ये तो कुछ नहीं था। तो बस हर एक डर इतना ही है कि जब तक उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, नेगेटिव पार्ट को सोच सोच के बड़ा बना देते हैं, उसे डर कहा जाता है। और एक बार जब उस काम को कर लेते हैं, जब उसका अनुभव हो जाता है, तो बस डर कुछ नहीं होता। डर एक विचार होता है जो बदल दिया जाता है या बदला जा सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई डर है आपके जीवन में, उस वो भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। आगे वो कहते हैं कि जिस तरह से पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति का कहा है, तो यहाँ उनका कहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं और इसी तरह से हम चाहते हैं कि हम सभी आनंददायक मुक्ति पाए। मीन्स जाते वक्त आनंददायक, यानी खुश होके यहाँ से जाएं। और वो कब खुश होके जाएंगे, जब तक यहाँ रहने का जो टाइम पीरियड है वो हमने अच्छे से किया होगा। एग्जाम्पल से बताती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, अब जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो उस टाइम खूब मस्ती करते हैं, बैक बेंच में बैठ के खूब मटरगस्ती करते हैं, लेकिन घर आते हैं तो भी पढ़ना नहीं है। लेकिन जब पेपर होता है सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं को होती है, लगता है सारा दुखों का पहाड़ अभी टूट पड़ा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था, जब खूब एंजॉय किया था, अभी जब थोड़ा रिलैक्स रहने का टाइम था तो उनको दिक्कत आ रही है। सेम हमारे साथ होता है, यहाँ करने क्या आए थे, कर कुछ और रहे हैं, और जब जाने का टाइम आएगा तब हम बैठ के बोलेंगे कि ये जीवन तो हमने ऐसे ही खराब कर दिया, जो करने आए थे उसकी तरफ तो देखा भी नहीं, बाकी सब क्या कर रहे थे। तो जाते वक्त किसको दिक्कत होती है? जिसने अब तक का टाइम सही से यूज नहीं किया। लेकिन जिसने इस टाइम को अच्छे से जिया है, खुद के लिए भी टाइम निकाला, अपने रिश्तों के लिए भी टाइम निकाला, पैसों के लिए भी टाइम निकाला, अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने सोल के लिए, तीनों पे प्रॉपर काम किया, तो जाते वक्त उसको कोई टेंशन नहीं हुई कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, क्योंकि तीनों काम मैंने प्रॉपर कर लिए, तो अब किस चीज का पछतावा। तो ये वो पछतावा ना रहे, और तभी वो कहा जाएगा आनंददायक मुक्ति, यानी खुश होके मुक्ति। कई लोगों को देखा है, कहते हैं कि हम तो चैन से मर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो चैन से इसलिए नहीं मर सकते क्योंकि जिंदा थे तो तब तक कोई काम अच्छे से नहीं किया। तो जब हम अपने सारे एरिया को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ही चैन की मुक्ति मिलेगी, वरना फिर हम बाद में उस टाइम सोचेंगे अभी तो ये काम रह गया, काश मैंने ये कर लिया होता। एक ये भी सबका रहता है, काश मैंने वो कर लिया होता। तो जो करना अभी कर डाली, और यही है जीवन। यहाँ हम एक्सपेरिमेंट करने आए हैं, तो ये सोच के कामों को मत छोड़िए कि हम आधे तो डर ये पाल लेते कहीं फेल ना हो जाए। तो फेल होंगे कोई बात नहीं, क्योंकि फेल होके ही कोई चीज सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। पर पता नहीं हम गलती करने से इतना क्यों डरते हैं, और बच्चों को भी आगे रोक देते हैं कि गलती नहीं करनी, एक ही बार में फर्स्ट आओ, एक ही बार में सब कुछ करो। ऐसा नहीं होता है, हर चीज एक बार में नहीं होती। और जितना ज्यादा बल्कि फेल होते हैं ना, उतना ही ज्यादा हमें अनुभव भी होता है। और ये मैंने नोटिस किया है कि कोई चीज पता नहीं कब कहाँ पे काम आ जाए, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि कोई भी सीखी हुई चीज वेस्ट नहीं जाती। कोई भी चीज आप सीख लीजिए, शायद आज आपको लगे कि इसकी क्या वैल्यू है, कोई इसकी कदर नहीं करता, लेकिन आपको वो चीज कहाँ से कहाँ ले जाएगी। जो एक छोटी सी चीज होती है ना, क्रोशेट चलाना, स्टिचिंग करना, और ये सिलाइयाँ चलाना, ये चीजें मैं अपनी मम्मी से बहुत सीखती थी। और जब मैं वो सीखती थी ना, तब भी लोग आसपास के लड़कियां मुझे बेवकूफ कहती थी कि पढ़ाई के साथ तुम्हें क्या फालतू के काम करती हो। और उसके बाद जब मैंने, अब भी मैं करती थी क्योंकि मैं खाली कभी नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरा चलता रहता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड। और जब मैं ये करती थी तो आसपास के लोग मुझे कहते थे, मेरी एज की जो औरतें थी, कि ये सब तुम क्या करती हो, फालतू की चीजें हैं, दुकानों पे तो सब कुछ मिलता है, आजकल कौन ये सब पूछता है।
लेकिन फिर भी मुझे लगता था, कई बार तो मेरे मन में लगता था वाकई में मैं पागल तो नहीं हूँ, कोई नहीं कर रहा, मैं ही कर रही हूँ। लेकिन उसी क्रोशेट की वजह से मैंने यूट्यूब का चैनल अपना खोला था, और देखिए वहां से यहाँ तक की जर्नी, तो शुरुआत तो वहीं से हुई ना। तो कब क्या चीज आपकी कामयाब हो जाए कह नहीं सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कोई भी चीज खराब या बेकार नहीं होती, वो लोगों का ओपिनियन है, उसको रहने दीजिए। और आज वही लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छी स्टिचिंग करते हो, आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, और वही लोग मेरे में कमियां निकालते थे। लेकिन आज मुझे समझ में आया, जो कमियां निकालते थे वो आज भी वही हैं, और मैं करते करते बहरी बनती रही, करती रही, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं ही आगे निकल गई हूँ। तो इसीलिए जो काम की चीजें नहीं है उनको बाहर ही रहने दीजिए, अंदर लेके मत जाइए। अपने अंदर वही लेके जाइए जो आपके काम का है। और कोई भी चीज बेकार नहीं होती। लोगों को लगता है कि ये चीज यूजलेस है, क्योंकि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, कोई भी चीज इस धरती पे यूजलेस नहीं है। शायद किसी को यूज करनी नहीं आती, उसके लिए यूजलेस है। अभी आईफोन है, किसी को यूज करना नहीं आता, किसी अनपढ़ व्यक्ति को दे दीजिए, अब उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये यूजलेस है। लेकिन अगर आज किसी यूथ को दे दीजिए, तो क्या उसके लिए यूजलेस है? नहीं। तो हमें चीजों को यूज करना नहीं आता, तो इसीलिए कोई क्या बोल रहा है उसको साइड कीजिए, अपने ब्रेन का यूज कीजिए, कि जो भी चीज कर रहे हैं कभी व्यर्थ नहीं जाती। और नॉलेज कभी भी, जो नॉलेज और कला है ना, ये कभी भी खाली नहीं जाती है। ये मैंने हमेशा देखा है, ये कहाँ काम आती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया करिए, कोई क्या बोल रहा है छोड़ दीजिए। और जब आप ये सारी चीजें सीखने लगेंगे ना, तो बाकी लोगों से तो अपने आप कट डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वहां आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो यही बताएंगे ये सब तो बेकार है, आराम से खाओ पियो सो। लेकिन जो ये करने लगेगा उसको वो चीज समझ नहीं आती, क्योंकि उसको पता है टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी आधा टाइम हमने खराब कर दिया है, और आधा जो बचा हुआ है उसमें से आधा हमारा सोने खाने में चला जाएगा, तो अभी टाइम ही कितना है, बाकी वाला भी तो कवर करना है। तो इसीलिए अपने आत्मा पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं देखती हूँ कि हम बिल्कुल काम नहीं करते हैं। बॉडी पे काम हो जाता है, ठीक ठाक खाना भी खा लेते हैं, माइंड पे भी काम हो जाता है, एक आधी वीडियो देख लेते हैं, एक आधी बुक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आत्मा पे बिल्कुल काम नहीं होता। तो उस पे काम कीजिए, तो सारा सब कुछ हो जाएगा। तो यही जो आत्मा पे काम है वो हम यहाँ से सीखेंगे इस बुक में। तो अब इस चमत्कारी शक्ति को कैसे पाना है, चलिए पढ़ते हैं। चमत्कारी शक्ति कैसे पाए? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टरों की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। इस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था, वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी इस उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। यहाँ देखिए, इस चमत्कारी शक्ति को हम कैसे पाएंगे। आगे ऑथर बताते हैं कि जो हमारे अवचेतन मन की चमत्कारी है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि यह हमारी बीमारी ठीक हो जाए। यानी ये इस बात का सबूत होगा कि वो शक्ति हमारे अंदर है, कि जो हमारी बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाए। उनका कहना है कि हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। उनका वो अपनी बात बता रहे हैं कि कई साल पहले उन्होंने खुद अपने ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टर की लैंग्वेज में सरकोमा कहा जाता है। ये एक तरह का ट्यूमर होता है। उनका कहना है कि उन्होंने इसका इलाज अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से किया था। वो ऑथर कहते हैं कि जिसने मेरे शरीर की रचना की है, यानी जिसने मेरे शरीर को बनाया है और मेरे सभी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी शरीर के सारे अंगों को बनाया, उसके कार्यों को बनाया, तो क्या वो इस ट्यूमर को ठीक नहीं कर सकता? आगे वो कहते हैं कि इस ट्यूमर को ठीक करने के लिए जिस टेक्निक का उन्होंने यूज किया था, वो आगे बुक में बिल्कुल डिटेल में बताई है उन्होंने। आगे वो कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों का भी उस उपचारक शक्ति पे विश्वास हो जाएगा। यानी अगर आपको हेल्थ का कोई भी इश्यू है और आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो लेखक कहते हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि इस शक्ति से, इस उपचारक शक्ति से
यानी इस ट्रीटमेंट से आप भी वो जो सेहत है वो पा सकेंगे। आगे वो कहते हैं कि वो जो शक्ति है वो आपके अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। या वो आगे बताते हैं कि एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र उनके थे, फ्रेंड, उनकी सलाह से उन्होंने पूरे शरीर और इसके सभी उनका कहना है कि मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और सभी अंग बनाए हैं। यानी उनके एक डॉक्टर मित्र थे, उनके फ्रेंड थे जो डॉक्टर थे, उनकी सलाह से उन्होंने बताया कि अचानक से उनको ये फील हुआ, लेखक को, कि जब उस डॉक्टर ने बताया कि वाकई में हमारे अंदर वो शक्ति है, जो हमारी बीमारी भी अंदर से आती है तो इलाज भी अंदर ही है, लेकिन हम कहाँ भागते हैं? हम डॉक्टर के पास भागते हैं, क्योंकि हमारा ना ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है कि जरा सा कुछ हुआ नहीं कि बाहर भागो। जीवन में जरा सी हलचल हुई नहीं कि लेडीज फटाफट मम्मी पापा के पास फोन, फ्रेंड के, बहन के पास फोन, कि मतलब सारा सॉल्यूशन जैसे उनके पास है। और ये नहीं पता कि फोन उठाते ही उनकी खुद की यही समस्या है, वो कहेंगे अरे तेरा क्या, मेरा तो तेरे से भी बुरा हाल है। उसके बाद लगता है अच्छा तेरा भी यही हाल है, मैंने तो गलत ही फोन मिला है। होता है ना सबके साथ, यही बीमारी है, जरा सा कुछ हुआ नहीं डॉक्टर के पास गए, और जिसमें डॉक्टर क्या कहता है, मैं खुद ही शुगर का पेशेंट हूँ, मेरा भी बीपी हाई रहता है। तो बताइए इलाज उसके पास है? अगर होता तो वो ना ठीक रहते, लेकिन हमें नहीं आती समझ में, क्योंकि ब्रेन इस तरह से वॉश कर दिया गया है कि हमें समझ ही नहीं आती ये सब चीजें, पता नहीं देख के भी चीजों को अनदेखा कर देते हैं। तो आगे वो कहते हैं ऑथर कि उनके एक बुजुर्ग डॉक्टर फ्रेंड थे, उनकी सलाह पे उनको यह एहसास हुआ कि वाकई में हमारे मन के अंदर जो रचनात्मक ज्ञान है, यानी हमारे अंदर की जो क्रिएटिव नॉलेज है, वो हमारे पूरे शरीर और इसके सभी अंगों को जिसने बनाया है, तो ये जो चीज बनाई है उसे ठीक क्यों नहीं कर सकता? यानी सारे अंग बना दिए तो बीमारी भी उसी ने बनाई, तो वो ठीक भी वही कर सकता है। तो उनका कहना है कि पुरानी कहावत है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। इसका मतलब ये हुआ, हमें लगता है कि किसी घाव का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने नहीं किया, हमारे विश्वास ने किया। ये किस किस के साथ होता है कि कोई भी आपका डॉक्टर है जो आपको है कि आप उसके पास जाएंगे तो बीमारी ठीक होनी ही होनी है, लेकिन मान लो वो दूर रहते हैं या फिर आप जाना नहीं चाहते, आसपास धक्के खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके कांटेक्ट में आते हैं वो चीज ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उस डॉक्टर के पास कोई जादू है? नहीं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। ये मेरे साथ होता था। मैं अपने बच्चों को जब एक बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाती थी ना, तो मैं आज वो थोड़ा दूर रहते थे तो थोड़ा जाने में मुझे दिक्कत होती थी, तो थोड़ा बहुत कुछ भी होता था सोचते थे लोकल में ही करवा लें। लेकिन जब सिर से पानी ऊपर जाता था ना, तो मैं यही बोलती थी कि एक बार वहां जाएंगे ना, मैं तो यही बोलती थी एक बार उनके दर्शन कर लेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। और जैसे उनके नंबर लगना भी बड़ा मुश्किल होता था, 2-2 घंटे वेट करना होता था, लेकिन जैसे ही उनके क्लिनिक में पैर रखते थे ना, रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता था और 2 दिन के अंदर बच्चे ठीक। तो ऐसा क्यों होता था? पहले तो मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता तो था कि ऐसा इस डॉक्टर में तो मुझे लगता था नहीं डॉक्टर ज्यादा काबिल है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन भी आता था कि डॉक्टर ने तो छुआ नहीं, देखा नहीं, मैं तो गई ही थी, तभी से बच्चे में रिकवरी कहाँ से आ गई? लेकिन अब समझ में आता है कि मेरे सबकॉन्शियस में ही बैठा हुआ था कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो क्या करता है डॉक्टर? से पट्टी बांधता है, उसको हील तो वो ईश्वर करता है, और वो ईश्वर का अंश हमारे अंदर ही बैठा है, यानी हमारी ही शक्ति करती है। कई बार हमें भी लगता है ना हमारी समस्या का हल तो इसी व्यक्ति के पास है, और जाते हैं वो काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। तो यही मर्फी जी का भी कहना है, ऑथर का, कि जो हमारा विश्वास है वही हमेशा जीतता है। लेकिन कई बार ये विश्वास सही भी होते हैं और कई बार ये हम गलत विश्वास भी बना लेते हैं। अब जैसे कई लोगों का सुना होगा बचपन में भी सबका हो, कि बिल्ली रास्ता काट दे तो काम खराब हो जाता है। ये है ना, कई लोगों का विश्वास होता है, इस दिन शनिवार है तो ये नहीं करना चाहिए, आज मंगलवार है तो ये नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये विश्वास है। अब जो मानता है उनके लिए करते हैं, जो नहीं मानता उनके लिए नहीं करते। अब कई लोग नहीं कहते कि इस ग्रहों के लिए कहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि ये ग्रह उस ग्रह में चला गया, उसका ग्रह उस ग्रह में बैठ गया, तो दूसरे के घर में जाके बैठोगे तो दिक्कत तो होगी ना, कहाँ से सब कुछ अच्छा होगा? तो क्या होता, कई लोग कहते हैं शनि चढ़ गया उतर गया। तो मैंने पढ़ा था शिवखेड़ा सर तो कहते हैं कि शनि को चढ़ाना उतारना इतना ही आसान है, तो उसको क्यों ना दूसरे देशों में जहाँ उग्रवादी ज्यादा रहते हैं वहां भेज दिया जाए। ये भारत में ही क्यों चढ़ता उतरता, बाकी देशों में नहीं जाता? ये क्या है? ये हमारी सोच है। और जब हम कहते हैं ना कि आंखें खुलना, इन आंखों से तो हम देख रहे हैं लेकिन मन की आंखें बंद है। और जिस दिन मन की आंखें खुल जाएंगी ना, उस दिन हम वास्तव में सच्चा जीवन जिएंगे, कितने सारे मिथ दूर हो जाएंगे। और वरना पता नहीं अब तो हम कौन सी ही दुनिया में जी रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या किए जा रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है हमें पता भी नहीं। तो वो सारे मिथ आपके इस बुक से दूर होंगे कि कितने सारी चीजें हैं डाल
गलत डाला है तो भी आपने डाला है, लेकिन हम ब्लेस्ड है कि इस बुक को हम पढ़ेंगे। अगर कुछ गलत डल गया है तो उसको रिप्लेस भी हम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो सारा डिटेल में हम समझेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच पाना चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझाएं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है और मेरा मानना है ऐसा ही होगा। यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ बताया गया है कि कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। प्रार्थना यानी हम सभी प्रेयर करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करें। प्रार्थना हर कोई करता है। जब हम स्कूल में जाते थे तो पहले प्रेयर होती थी। ऐसे भी हम घर में अगर कोई पूजा करते हैं तो प्रेयर करते हैं, किसी नेगेटिव परिस्थिति में होते हैं तो प्रेयर करते हैं। यानी प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। लेकिन प्रार्थना मीन्स क्या? कई बार तो हम प्रार्थना की जगह मांगते हैं। अक्सर हम पूजा करते हैं या कोई भी रिचुअल प्लेस पे जाते हैं तो क्या करते हैं? अक्सर हम मांग रहे होते हैं या वो सुप्रीम पावर से डील कर रहे होते हैं कि इतने का हो जाएगा तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगी या चढ़ा दूंगा, या मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा। आज तक हम यही करते आए हैं। मैं भी पहले यही करती थी जब ये सब नहीं था, क्योंकि हमने अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से यही सीखा है कि हम जब भी इस तरह से भगवान के पास जाते या प्रेयर करते तो हमारी प्रेयर से ज्यादा यही चीज होती है कि हम डील कर रहे होते हैं या तो कुछ मांग रहे होते हैं कि सेहत दे दो, या भिखारियों की तरह पैसे दे दो, या ये दे दो वो दे दो, मतलब दे दो। और हमें लगता है ये प्रार्थना है। इसको प्रार्थना नहीं कहते। यहाँ पर मर्फी की बुक है बहुत सारी प्रेयर के ऊपर भी, कि प्रॉपर एक तरीके से प्रार्थना कैसे होती है, कैसे हम प्रेयर करें ताकि उस सुप्रीम पावर को वो बात समझ में आए और जो हम बोल रहे हैं वो उनको समझ में आए और हम चाहते हैं वो काम हो जाए। तो उनका कहना है कि कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, यानी प्रेयर भी तरीके से होती है और तभी चमत्कार होते हैं। वैसे तो हम सारा दिन में पता नहीं किससे क्या क्या मांग रहे होते हैं। क्या सब कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना, क्योंकि हमें प्रेयर करनी नहीं आती। आगे बताते हैं मर्फी कि उनका कहना है वैज्ञानिक प्रार्थना यानी प्रार्थना का भी तरीका है, एक ढंग है, एक नियम है, उसे ही कहते हैं वैज्ञानिक प्रार्थना। मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशन किया जाता है। यानी प्रार्थना एक तरीका है जो चेतन और अवचेतन, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को पैसे चाहिए या किसी के घर में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, अब उसको अच्छे रिश्ते चाहिए। तो चेतन में क्या है कि मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, ये चेतन मन कह रहा है। और अवचेतन में वो क्या चाहते हैं कि मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, चाहत उनकी ये है, ये उनका उद्देश्य है। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों साइड कॉन्फ्लिक्ट होता है कि चाहिए क्या, अच्छे रिश्ते, और बोलते क्या है और सोच क्या रहे हैं कि सब लोग खराब हैं, कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है। अब ये बात बोल बोल के क्या वो केयरिंग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये दोनों में पारस्परिक उलझाव रहता है, चाहिए कुछ और होता है, बार बार बोल कुछ और रहे होते हैं, इसीलिए वो चीजें हमें नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर हमें ऑथर बताएंगे कि कैसे एक प्रार्थना की जाती है जिसमें हम कोई भी उद्देश्य यानी अपने जीवन का कोई भी गोल पा सकते हैं, और कैसे अपने चेतन और अवचेतन मन को आपस में सामंजस्य कर सकते हैं, यानी परस्पर एक दूसरे से मिला सकते हैं। जब चेतन और अवचेतन मिल जाएंगे तभी आपका कोई गोल पूरा होता है, वरना कॉन्शियस माइंड तो कहता है ये चीज तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, और अनकॉन्शियस कुछ और कहता है, तो वो चीजें मिलके आपका काम नहीं बन पाता है। तो इसीलिए एक
प्रार्थना का भी वैज्ञानिक तरीका होता है, साइंटिफिक एक तरीका होता है, एक नियम, एक लॉ होता है। उस नियम के हिसाब से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो जीवन का कोई भी उद्देश्य आप पा सकते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि जो ये बुक है, या आपके भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति, यानी उस शक्ति का कोई अंत नहीं है, उस अनंत शक्ति का यूज करके आपको वो वैज्ञानिक तरीका सिखाया जाएगा। और ये जो बुक है वो आपको सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में चाहते हैं। चाहे अधिक सुख चाहते हैं, अपने आप को पूर्ण या कंप्लीट बनाना चाहते हैं, या एक समृद्धि भरा जीवन चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, या जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ पाने में आपको समर्थ बनाएगी, आपके अंदर की शक्ति को जगा के। आगे वो कहते हैं कि आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं, इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने दैनिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। और अपने काम धंधे की, यानी जो वर्किंग है, जो बिजनेस करते हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, कोई भी काम करते हैं, डजेंट मैटर, जरूरी नहीं है कि जो हाउस वाइफ है उसके मतलब की चीज यहाँ नहीं है, नहीं, यहाँ हर एक जीवन में कुछ ना, देखिए छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन में अपनी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में अपनी समस्याएं हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कॉर्पोरेट में है, उसकी अपनी अलग समस्याएं हैं। तो हर एक के जीवन में अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन इस बुक में सबकी समस्याओं का हल है। आगे वो कहते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जिसको भी जो भी समस्याएं अपने काम से लेके है, अपने रिश्तों से लेके है, पैसों से लेके है, सेहत से लेके है, सबको सुलझाने का तरीका आपको इस बुक में मिलेगा। आगे वो कहते हैं कि इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। क्यों? ये लेखक का कहना है कि इतनी इजी लैंग्वेज होने के बाद भी इस बुक को बार बार पढ़ें। क्यों पढ़ना है बार बार? अब कई लोग बोलेंगे एक बार पढ़ने से नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ नहीं आते। ये मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था, और वाकई में ये सच है। जितनी बार आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको अलग अलग चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए मैजिक बुक कितने सारे लोगों ने कई बार की होगी ना, तो जितनी बार आप करते हैं हर बार कुछ नया निकल के आता है। अब तक मैंने इतनी बार की है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो एक लाइन निकल के आती है, ये कब आई, मैंने तो इतनी बार पढ़ लिया। तो हर बार कहाँ से क्लिक होती है? क्योंकि कुछ किताबें होती है ना, जीवित किताबें होती हैं, जो ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और हो गया, कहानी है, नहीं, वो जीवन की सच्चाई है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी नई चीजें समझ में आएंगी, और जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा जीवन में उतारेंगे, और जितना ज्यादा जीवन में उतारेंगे जीवन बदलेंगे। तो इसीलिए इस बुक को बार बार पढ़ना है। आगे कहते हैं कि इसमें आपको जानकारी मिलेगी, वो सारा नॉलेज मिलेगा कि आपके अंदर जो वो शक्ति है वो अद्भुत है, वो अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है, और आपके भीतर छिपी हुई प्रेरणा और बुद्धिमानी सामने कैसे ला सकती है। अब कई लोग कहते हैं ना मेरे अंदर तो अकल ही नहीं है, ये कई लोगों को बचपन में बोल दिया जाता है ना पेरेंट्स के द्वारा, तो उसमें तो अकल ही नहीं है, तुम तो बहुत बेवकूफ हो, होता है ना, अक्सर पेरेंट्स इस तरह की बातें बोल देते हैं। अब ये चीज हमारे जैसे ही उन्होंने बोला, और बचपन में 7 साल तक बच्चे का कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है, उसका सबकॉन्शियस खुला होता है, तो जो कुछ डाला जाता है ना फटाफट से चल जाता है। तभी कहा जाता है कि 7 साल तक पेरेंटिंग बहुत सोच समझ के की जानी चाहिए। उस टाइम पेरेंट्स को बहुत समझदार बन के रहना चाहिए, उन्हीं के द्वारा 90% चीजें पेरेंट्स के द्वारा डाली जाती हैं। और वो जैसे ही एक बच्चे के अंदर ये सेंटेंस चला गया कि तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, वो जीवन में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए एज से, लेकिन उसके अंदर वो अवचेतन मन में डल गया कि मैं नालायक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, और जीवन भर ये डर उसको आगे काम नहीं करने देता है। और अक्सर हम सब लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझ में ज्यादा अकल नहीं है, सामने वाले के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके अंदर सेम सारी चीजें हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की दब जाती है और किसी की निखर जाती है। तो निखरती उसी की है जिन्होंने इस तरह की किताबें पढ़ी हैं या इस तरह की क्लासेस ली हैं, जो निरंतर अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, उनकी वो दबी हुई शक्तियां बाहर आ जाती है। वरना जो सोच के बैठ गए कि सच में मैं तो नालायक हूँ, मेरे पापा ने बोला था, मम्मी ने बोला था, अंकल ने, आंटी ने बोला था, वो जीवन भर उसी को लेके बैठे रहते हैं। तो आप बैठे नहीं रहना है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर वो समझ नहीं है, शायद मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं है, तो इस बात को निकाल दीजिए। ये वो आपके अंदर जो शक्ति है उसके अंदर वही पोटेंशियल है जो सामने वाले के अंदर भी। तो यहाँ उनका कहना है कि आप वो सारी चीजें आसानी से वो टेक्निक सीखेंगे जिससे आपके अवचेतन मन की शक्ति प्रभावित होगी। और इस पुस्तक को ध्यान से, ईमानदारी से और प्रेम से पढ़ें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मेरे में समझ और जितनी बुद्धि, जितना मैंने कुछ सीखा है, मैं बहुत अच्छे से डिटेल से समझा पाऊँ। अपनी पूरी तरफ से 100% कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी रहती है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी मुझ में समझ है मैं बहुत अच्छे से इसको करवाऊं, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। तो यही है कि जितनी हम सब में समझ है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको जीवन में उतारें, चाहे थोड़ा भी उतारे, कहीं ना कहीं तो जीवन बदलेगा। और एक बार हो जाएगा, एक बार छोटा सा काम, कहते हैं ना छोटी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं तो फिर बड़ी का विश्वास बन जाता है।
तो इसी तरह से अगर जीवन में उतारने से, कुछ भी सीखने से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता है, शायद आप एक दिन भी हैप्पी रहने लग जाते हैं, तो फिर आपके अंदर विश्वास आ जाता है कि अगर एक दिन मैं खुश रह ली तो फिर तो पूरी लाइफ भी हम खुश रह सकते हैं। तो यही चीजें होती हैं, और यही ऑथर ने भी कहा है कि हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ईमानदारी से अपने जीवन में लाएंगे और प्रेम से पढ़ेंगे तो जरूर हमारे जीवन में भी चमत्कार होंगे। आगे ऑथर कहते हैं कि विश्वास रखें, यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है, हो सकता है, और मेरा मानना है ऐसा ही होगा, यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो। ऑथर का कहना है कि जो आज आप लोगों ने निर्णय लिया है इस बुक को पढ़ने का, हो सकता है ये आपके जीवन का निर्णायक मोड़ हो। यानी आप बहुत अपने आप को शाबाशी दें इन फ्यूचर कि हमने बहुत अच्छा किया 1 घंटा अपना यहाँ इन्वेस्ट करके। क्योंकि कई बार होता है ना, कहीं पर हम स्क्रोलिंग करते हैं, 1 घंटे के बाद रिग्रेट होता है, अरे 1 घंटे तक काम कर लेते, क्या मैंने इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, अब ये फालतू का ये टाइम पास कर लिया। लेकिन मे भी इन फ्यूचर शायद यहाँ से कुछ सीख के जीवन बदलें, तो आप अपने आप को बोलेंगे कि बहुत अच्छा किया था मैंने 1 घंटा इस किताब को दिया। ऐसा ऑथर का मानना है, मेरा भी मानना है कि इसने मेरे जीवन को भी बहुत प्रभावित किया है और आपके जीवन को भी प्रभावित करेगी। तो यही उम्मीद के साथ कि हम सबके जीवन में ये किताब बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लाए, और जो भी चीजें आप जीवन में सीखने आए हैं तो वो चीज आप सीखें। तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो आज इसमें से सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, जीवन में भी उतारना है। तो जीवन में उतारने के लिए मैं छोटे छोटे होमवर्क दूंगी, ज्यादा बड़े नहीं दूंगी, क्योंकि फिर कई लोगों को रहता है कि इतना लिख नहीं पाते, कर नहीं पाते। तो सिर्फ छोटा सा काम ये है कि आप अपने जीवन के किस एरिया में क्या चाहते हैं वो रखिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। तो जिस दिन हमें ये पता चल जाता है ना कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा आधा काम वहीं पे सही हो जाता है। फिर हम उस शक्ति का यूज करेंगे ना। अब आगे ऑथर बताएंगे कि उस शक्ति का यूज करो, तो क्या यूज करेंगे। अभी मान लीजिए आपको किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाया जाए और आपको पता है वहां की फेवरेट डिश क्या है, तो लेकिन अगर आप पहले से ही दिमाग में क्लियर रहेंगे कि मुझे तो ये खाना है, तो दिक्कत नहीं होगी ना। वरना जाके वहां 1 घंटा टाइम लगाएंगे। तो हमें पता है कि वो शक्ति हमारे अंदर है, टेक्निक पता चलते हम उसको यूज करेंगे, पर क्यों करेंगे, तो वो क्यों का जवाब आपके पास पहले से हो। तो आप पहले लिखिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। तो जीवन में हमारे जो 4 एरिया हैं लाइफ के, हमारी सेहत, सेहत में आप क्या चाहते हैं, अगर कोई हेल्थ में इश्यू है तो वो लिख लीजिए, आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं। रिश्तों में है, अगर किसी व्यक्ति से रिश्ता खराब है या खुद से ही रिश्ता खराब है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें खुद के साथ खुद बैठना अच्छा नहीं लगता, हमें साथ कोई ना कोई चाहिए। तो बताइए, जब हमें खुद की ही कंपनी अच्छी नहीं लगती तो दूसरा हमारे साथ क्यों बैठे। तो पहले खुद से खुद का रिश्ता ठीक कीजिए। जब हम खुद से खुश रहते हैं ना, तभी बाहर वाले लोग भी हमसे खुश होते हैं। लेकिन हमें लगता है हम बाहर सबसे मेल मिलाप करें, पॉसिबल नहीं है। पहले खुद से मिलिए। तो रिश्ता देखिए किससे ठीक करना है, ये पैसों में देखिए कि आपको क्या करना है, खुद से अपनी इनकम जनरेट करनी है, या कितने पैसे आपको चाहिए सरवाइव करने के लिए, या आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, और खुद के सपनों के लिए। 4 एरिया है, ये 4 एरिया मेरा मानना है कि हमारी लाइफ के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर ये चारों हैप्पी हो जाए तो सारा जीवन हैप्पी हो जाएगा। तो चारों में लिखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो जब आपको पता चल जाएगा मुझे ये चाहिए, तो जिस दिन ऑथर हमें बताएंगे कि उस शक्ति का क्या यूज करना है, तो फटाफट से हम काम पे लग जाएंगे, वरना फिर हम उस दिन ढूंढेंगे। तो बिल्कुल इजी सा है। जिन्होंने मैजिक बुक की है तो उनको क्लियर भी होगा। अब जैसे सीमा जी ने बताया कि उन्होंने लिखा था मैजिक बुक में कि उनके ड्रीम क्या है, उनको जॉब चाहिए तो देखिए मिल गया ना। तो इसी तरह से चीजें होती हैं। तो जब तक हम क्लियर नहीं होते चीजें नहीं मिलती। तो क्लियर रहिए, ठीक है। तो ये आप सबका होमवर्क रहेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। तो आप लोगों को मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ, इतनी गौर से इतने ध्यान से सुना। 1 घंटा मुझे झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हाँ जी सुस्मिता जी, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून निशा जी। गुड आफ्टरनून। मैं बोली थी बुक जो है अमेजन में मतलब 2 दिखा रहा है, तो उसमें से कौन सा सही है। मतलब एक ब्लैक कलर का नहीं, कवर। वो कवर अलग है। देखिए मेरे पास तो ये वाली है, अंदर सबके अंदर सेम चीज है, कवर किसी किसी का चेंज है, मेरे पास ये वाली है। दिख रही है आपको। हाँ हाँ हाँ, मेरा हाँ बेटा भी इसी को ही बोला था वो। हाँ, हाँ, वो वो कवर पढ़ने। दूसरे वाला होगा, कोई बात नहीं, लैंग्वेज चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज में है ये। नहीं, हिंदी हिंदी में ही। हाँ, कवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर सेम है। अच्छा, अब मैं तो आपको मैसेज दी थी ना बेटा का। हाँ मतलब हाँ, मैं बोले मतलब मैजिक बुक में मतलब करने के बाद मैं बोले खुद का क्या मतलब दूसरे का भी करने से हो रहा है मतलब ये। तो अभी मतलब यकीन हो गया। वो भी मैजिक बुक करता है आपका छोटे वाला बेटा। हाँ, वो कर रहा था
मतलब उसी समय किया था। अभी तो थोड़ा सा उसको था, लेकिन अभी फिर से कर रहा है। बड़ा वाला बेटा वो बोला। उसका एडमिशन मैजिक बुक करने स्टार्ट करने के बाद से ही हुआ। हाँ हाँ, नहीं मतलब वो तो किया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा बोला था क्या तुम बोलते हो नहीं हो, तो मैं बोली तुम यकीन तो करो। फिर मैं उसको ऐसे मतलब कुछ नहीं बोली, मैं बोली मेरा ही मैं प्रैक्टिस कर रही थी, ग्रेटिट्यूड रोज करती थी। मैं बोली ऐसे भगवान उसको करो कि जैसे उसको यकीन आ जाए, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो अभी बड़ा वाला बेटा बोलता है अभी तो कम से कम मम्मी का बात सुना करो। तो मतलब मैं भी एक जिद्दी में थी कि नहीं कैसे भी करके, मतलब मुझे इस साल थोड़ा सा उम्मीद नहीं था, लेकिन ये चमत्कार हो गया। मतलब आखिरी में उसका ऐसे हुआ निशा जी, मतलब पूरा सब लिस्ट निकल गया था, लास्ट हो गया था। वो जाके औरंगाबाद में भी उसका एडमिशन हम लोग किए थे कि चलो इस साल ऐसे ही वो करे, घर में बैठने से फिर बच्चा मतलब पढ़ने का मन लगेगा नहीं लगेगा, सब बच्चे चले गए करके। एक महीना भी नहीं हुआ है हम लोग, मतलब भगवान का ऐसे कृपा है कि मतलब साई साई बाबा का, मैं तो साई बाबा को बहुत मानती हूँ। हम लोगों ने मतलब टिकट किए हैं जुलाई, ये अगस्त है ना, अगस्त में को ये बोले कि चलो हम लोग देख के उसको आते हैं, वहां से शिरडी भी दर्शन करके आते हैं, उसको भी ले जाएंगे, दर्शन करके आएगा। तो हम लोग 8 तारीख को रात को, 9 तारीख को दोपहर में निकलने वाले हैं। 8 तारीख को रात को मतलब मैं फोन आया कि कॉलेज से कि मतलब उसको जहाँ मन था, यहाँ पर रायपुर है चेन्नई करके, उसको हमने शुरू से निशा जी मतलब 1 साल हो गया। अब पहली बार जब बुक मतलब कितने उसी में भी लिखी थी, यही कॉलेज ही लिखी थी, वो तो उससे ऊपर वाला चाहता था। पर मेरा मैं बोली नहीं, ये पास में रहे, इसी कॉलेज में इसको एडमिशन हो ऐसा करके। तो मतलब फिर फोन आया कि आपका बेटा का हो गया है। मतलब मैं तो यकीन भी नहीं कर पाई कि ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। फिर बाद में मतलब आके बेटा बोला कि एडमिशन में, मैंने कैसे ऐसे हुआ, बोलते नहीं वो क्या हुआ था, स्टेट का जो रहता है ना वो मतलब कुछ सीट कम कर दिए थे, तो फिर कैसे केस उस करके फिर सीट और बढ़ाए। मैं बोले जो भी हो चमत्कार तो हुआ ना। बिल्कुल आपका मैं काम हो बोली गया ना, वो कैसे हाँ, भी मैं कुछ भी बोले हो। कैसे वो तो हो नहीं रहा था, तुम तो इसीलिए रो, तुम बोलते नहीं नहीं। तो बड़ा वाला बेटा बोलता है अभी तो मम्मी का बात सुनो। मम्मी जो बोलती है वो करो। अब आप यकीन नहीं करेंगे निशा जी, अभी मेरे हस्बैंड भी 1.5 महीना हो गया, वो भी खुद सुबह मेरे साथ बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मतलब वो वाह, सब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं, लेकिन अब टाइम नहीं मिल रहा था करके, अभी जन्माष्टमी खत्म हुआ, मैं बोली वीडियो शेयर करके आपको भेजूंगी करके, मैं बोली करती हूँ करके, नहीं कर देखिए पाई देखिए हूँ, वीडियो सॉरी। शेयर करके भेजेंगे ना, तो जो लोग हाँ हाँ, विश्वास नहीं नहीं करते हैं करूंगी, ना, हाँ उनको नहीं नहीं। विश्वास हो जाएगा। और देखिए जबरदस्ती तो हम किसी को विश्वास दिला नहीं सकते। हाँ मैंने ऐसा देखा है कि जब चारों खाने चित हो जाते हैं ना, दिमाग के सारे काम करके उलझ के सुलझ के, जब बिल्कुल कुछ नहीं चलता, तब लास्ट में लोग यहाँ आते हैं कि चलो सब कुछ करके देख लिया, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, तब आज भी यहाँ आज आते हैं। भी वरना आज ऐसे भी नहीं। आज देख रही थी मैं भगवान जी के पास, मतलब एक लेटर जैसे लिखते हैं वो भी मैं की थी। मतलब लिख के छोड़ दी थी, ऊपर पूजा रूम में दे दी थी। मतलब कल जैसे जन्माष्टमी के लिए सफाई वफाई की है ना, तो भगवान जी कान्हा जी के नीचे वो था, उसको मैं लिखी थी 11 मतलब 2 महीने पहले का। 11/7 को, 11/6 को लिखी थी, और मैं 8 तारीख को मतलब 8/8 को मतलब वो आया। दो मतलब 6 में शायद लिखी थी, 2 महीना आज मैं देखी। 2 महीने के बाद मतलब वो पूरा हो गया है। जबकि उस समय बिल्कुल उम्मीद मतलब आखिरी आखिरी में जो रहता है नहीं, 1% या 2% शायद हो जाए, उसी ये में मैं लेटर लिखी थी। लेकिन मैं तो इसीलिए आपको बहुत मतलब थैंकफुल क्यों ना, ये जो रास्ता जो ना आप ही दिखाए हो। अब मतलब यकीन करना भी छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, कुछ बिल्कुल भी हो जाए। कोशिश है, क्योंकि मेरा भी जीवन इन्हीं चीजों से बदला। तो बस एक ये छोटी सी कोशिश मैजिक बुक करवाने की ली थी। और मैं भी यही सोचती थी उस टाइम, क्लास में आप तो आती थी ना, एक दो लोग ही आते थे। अभी देखिए आज कितने सारे लोग हैं, तो कैसे ये चमत्कार होते हैं। तो हाँ, मुझे तो एक बात पता है, देखिए अपना मतलब हाँ काम वही। ईमानदारी से करते जाइए, हाँ, बाकी सब अपने बोलने आप का होता मतलब जाए। क्या है कि मेरा खुद का तो सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन जैसे रिलेशन में जो करते हैं वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन हो तो गया ना, 1 साल भले ही मैं लिखती थी, फिर लगा, सर लिख इतना दिन से लिख रही हूँ, 1 साल से क्यों नहीं हुआ। चलो देखिए अगले टाइम लगता साल। है, हाँ, टाइम लगता है ना, लेकिन क्योंकि टाइम, अभी हाँ हमें क्या लगता तो है कि मतलब आज कोई प्रैक्टिस चालू की और अगले दिन से हम देखना शुरू करते कुछ हो रहा है, कुछ अभी बिगड़ने में इतना टाइम लगा, तो सुधरने में तो टाइम लगेगा ना। हाँ, अगर सालों में लेकिन मैं बीमारी उम्मीद, हुई है हाँ तो घंटों तो दीजिए ठीक होने के लिए, पर हम हाँ अगले दिन से ही उम्मीद करते हाँ। हैं, फिर पर मैं नहीं होता उम्मीद है। नहीं छोड़ी थी, मैं बोली नहीं किसी भी हाल में हो सकता है इस साल भगवान जी का कुछ मर्जी हो। लेकिन बिल्कुल, ऐसे हुआ कि हाँ, लेकिन मतलब इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया, थैंक यू आगे जी। क्लास तो बच्चों बहुत में मिस चीजों कर को रहे थे, फॉलो मैं करते हैं। आपको मतलब मैसेज भी दे, क्यों ना मैं खुद भी बिजी थी, इसलिए मैं बोला अभी क्लास कर ही नहीं पाऊंगी तो क्यों मैसेज दूं करके। अच्छा वो आज मतलब जस्ट कल जन्माष्टमी खत्म हुआ, आज आप क्लास चालू किए। मैं तो कल ही करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि कल भी लोग बिजी हम्म, रहेंगे, तो चलो मैंने नहीं कहा नहीं अच्छा, हाँ अभी सारे फेस्टिवल हाँ हो गए, बिल्कुल आराम से हाँ, करेंगे, क्योंकि ये जो किताबें हैं हम्म, पूरे दिमाग से, ऐसा नहीं है कि इसको आप कभी भी सुन लेंगे। अच्छा अभी आप ही लोग देखिए,
अभी जो आप आए हो लाइव में, इसको जो आपने समझा है इसी को आप वीडियो में देखिएगा, आप खुद ही देखिएगा कितना डिफरेंस आ जाता है। वीडियो में नहीं का होता नाम है। ही ना लाइव, लाइव मीन्स क्या, कि जिंदा। तो वो चीजें जितनी अभी जिंदा दिख रही है ना उतनी जिंदा नहीं रहती हैं, वो वीडियो बनने के बाद फिर तो रहता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो वीडियो होती है ना, सोचूंगी कल देख लूंगी, बाद में वो बाद फिर कभी आता ही नहीं है, वो छूट जाती है तो छूट जाती है। और खासकर लॉन्ग वीडियो 1-1 घंटे वाली नहीं देखी जाती, क्योंकि कल का फिर से आ जाएगा तो आप पिछला कवर कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने अभी अभी किया, ताकि सारे फेस्टिवल निकल जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। और बाकी का जो छोटा मोटा है वो तो अभी चलता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सरोज जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। ये है ना भी आपकी जो वीडियो ना बहुत ही अच्छी है, मैं डेली देखती हूँ, रात को टाइम लगता है मेरे को देखने में। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है वो मेरी चल रही है, तो बहुत ही अच्छी है। तो काफी आप डिटेल में बता, मैं बस ये इसलिए हैंड रेज किया, आप बात करना चाहते हैं बहुत बहुत अच्छी आपकी जो लैंग्वेज है, बोलने का स्टाइल है, सिखाने का स्टाइल है, ये बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। और जो मिरर हुआ है मैंने किया ना आपका, तो मैं हाँ जी अब मैं दोबारा से कर रही हूँ, और मेरे को लगता है भी जैसे आप पढ़ाते हो मैं ऐसे लग जाऊंगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ सीखा उखा नहीं है, बल्कि जब मैंने ये क्लासेस ली तो एक बार लगा कि मैंने कोर्स लिया, मैं स्पीकिंग का भी कोर्स लूं। लेकिन बाकी लोगों की तरफ से इतना अप्रिशिएशन मिलने लगा, तो अब मुझे समझ में आता है कि जो मैं दिल से बोल रही हूँ सुनने वाले तैयार है, तो क्या स्पीकिंग सीखूंगी, वहां फिर बन के बोलना पड़ेगा, ऐसे हाथ करो वैसे मुंह करो, वो मुझसे होगा नहीं। तो मैंने कहा जब सीधे रास्ते से क्यों फिर दूसरे में उलझना। तो वही है, मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ सीखा नहीं है, सारी चीजें दिल से निकलती हैं और आप लोग दिल से सुनते हैं बस। तो तो थैंक यू सो मच। और ये सेल्फ क्या है, लव तो बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि वो हाँ, तो आप जितना करेंगे उतना कम है। मैं करती हूँ डेली, शाम को मेरा टाइम लगता है। अब मैं ये आसमी मैडम की जो प्रैक्टिस चल रही है 2 से 4 वो मैं अटेंड कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा भी लेट हो, 4:30 बजे, ये 4 बजे के बाद ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं, बाकी की यूट्यूब पे रहेगी, वहां से आप देख लीजिएगा। हाँ वहां से मैं, ये है हाँ तो बहुत ही अच्छा आपका जो मैंने ये हीरो बुक से मैं स्टार्ट हुई थी, वो कुछ निकल गई थी मेरी, तो उसके बाद ही ओके। मैंने ये जो मेरी मैजिक वीडियो मैं यूट्यूब पर हूँ कि मेरे को इतना आता नहीं है, जो वाईफाई और जो लाइव है वो बाद में होएगा, पहले जैसे ऐसे है ना मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए भी। तो ये हीरो बुक बिल्कुल। से मैंने सीखा भी, मैं भी करूँगी कुछ ना कुछ। तो भी आपकी जो जी, तो आपको ही मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी सीखा मैंने भी बहुत बहुत, जैसे मैं कैसे भी आपका शुक्रिया कर नहीं सकती, शब्दों में कर नहीं सकती। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये सारी आपकी मेहनत आपकी प्रैक्टिस है। और जो सेल्फ लव और मैजिक बुक, ये दो चीज तो बेस है। ये जो कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। और अपनी कमियां अपनी खूबियां पता चलने के बाद जब किसी काम को करते हैं ना, तो अच्छे से कर पाते हैं। तो आपने तो दोनों ही किया है, तो थैंक यू सो मच। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो वहां पे आप जाएंगे, पूरा डिटेल में बताया हुआ है वो बुक भी, क्योंकि किताबें देखे चाहे हमें कितनी भी चीजें आ जाए, हर किताब कुछ नया सिखाती है। तो इसीलिए जो बेस है वो तो यही है, सेल्फ लव और मैजिक बुक। ये दो चीजें बेस बना के चलिए, बाकी फिर आप सीखते जाइए, क्योंकि हर किताब हर ऑथर के पास नई नई चीजें हैं, नया विजडम है। तो हम जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हर दवाई हर किसी पे काम नहीं करती ना। तो वो जो दो दवाई हैं वो सबके लिए काम करती हैं, और बाकी हर किताब में से अपने अपने मतलब की चीजें हमें समझ में आएगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने वो दोनों चीजें अच्छे से की। तो बिल्कुल इसी तरह से करते रहिए। और सेल्फ लव और मैजिक बुक, ये दो तो आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, और बाकी की चीजें हैं ये एडिशनल। तो मेरा मानना यही है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 1 घंटा अपने आप को सुबह दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग का टाइम अपने लिए रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए दिन भर में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो सुबह का 1 घंटा तो अपने आप को दीजिए, क्योंकि सुबह का उठते के साथ हमें कोई काम नहीं होता, जल्दी उठिए। और 1 घंटा जल्दी उठने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने आप को अगर 1% बेहतर बनाते हैं ना, तो अप्रोक्स 38% आप पूरे साल भर में बेहतर बन जाते हैं। छोटी छोटी चीजें ही बड़े बड़े मैजिक करती हैं, और हमें एहसास भी नहीं हो। तो एक हैबिट है सुबह उठ के 1 घंटा जल्दी उठ के और ग्रेटिट्यूड लिखना और छोटी छोटी किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना। ये छोटी छोटी चीजें ही आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आपके अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर हो जाता है। और वो एक दिन जब तक नहीं आता तब तक लगे रहिए। बस। पढ़ सकती हूँ, ऐसे नहीं भी इज्जत नहीं रहा।
दोबारा फिर करो, ठीक है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही नहीं है। डेली करना पड़ता है मैडम जी, डेली करेंगे फिर है। हाँ, डेली करना होगा ना, अब खाना भी तो रोज खाते हैं ना। अब हम ये थोड़े बोलते हैं कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हम ब्रश नहीं करेंगे, नहीं करते ना, तो इसका भी कोई एक्सक्यूज नहीं, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। बात नहीं, बोलने दीजिए, अपने काम पे लगे रहिए। ये है तो फिर मैं लगी रहती हूँ, मैं बिल्कुल, और क्या। और यही चीजें हैं जो जीवन में आगे लेके जाएंगी। अब आपको खुद ही दिख रहा होगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। नहीं जब मैं आपने सेल्फ लव नहीं किया था उस टाइम से और आप में आज में कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया, आप खुद ही देखिए। हाँ, बहुत अच्छी सेल्फ लव तो बहुत अच्छा करना चाहिए हर एक को, ये मैं तो कहती हूँ, बिल्कुल, हर एक को करना चाहिए। उसके थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमें भी अपनी लाइफ में से रह नहीं- काम कर लेते थे पर अपना स्टेटस नहीं था हमारा, सेल्फ लव। बिल्कुल, सबका यही है ना, हमें नहीं सिखाया गया है ये चीजें, और ये चीजें जीना तो सेल्फ लव ही सिखाता है। तो तभी तो कहते हैं ना, वो कहा जाता है कि महावीर जी ने भी यही बात कही थी, हजारों साल पहले कही थी कि जियो और जीने दो। तो पहले जो जिएगा वही तो जीने देगा ना, जब हम तभी हम वो सीख दूसरों को दे सकेंगे। तो कोई भी चीज की शुरुआत है पहले खुद से होती है, और जो ये बुक कर रहे हैं यही हमें सिखाएगी कि कैसे उन अच्छी चीजों को हम अपने अंदर जगाएं। और जब खुद के अंदर अच्छी चीजें आएंगी तभी हम दे पाएंगे, वरना हमें लगता है कि हम दे रहे हैं पर दे तो हम अनजाने में दुखी रहे हैं, पर हमें नहीं दिखता। तो वो सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। तो बिल्कुल इस बुक के अंदर जो जो चीजें हैं बिल्कुल अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज तो हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन जीवन में नहीं उतरा, तो इसीलिए जीवन में चैलेंजेस है। तो जीवन में अगर चाहते हैं बदलाव आए तो उन चीजों को भी जीवन में उतारना। तो ये तो बिल्कुल, ये सबको ही पता है, क्योंकि पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन हम उन चीजों को कर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, हम ब्लेस्ड है कि इस तरह की कम्युनिटी है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि हम सब मिलके अपना 1 घंटा यहाँ लगा सकते हैं और ये चीजें सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए। थैंक यू जी, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, अपना कीमती समय देने के लिए, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Have a nice day. थैंक यू।